स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो शिक्षा कौशल है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे जो सुपर टेट में आने की संभावना होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परख क्या है। आपसे पूछ रहा है कि जो परख है ये क्या है। एक नया शिक्षक प्रशिक्षण ऐप है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, या प्राथमिक स्कूलों के लिए खोला गया प्रतियोगिता है, या ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल है। तो देखिए जो परख है ना, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो परख का फुल फॉर्म क्या होता है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब ये हुआ, ये राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता है, रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है, ठीक, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण क्षेत्र होगा। तो विकल्प कौन सा से होगा? आपका बी विकल्प यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फुल फॉर्म भी इसकी ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे करा कि निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या है। यानी निपुण भारत मिशन का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है। निपुण का फुल फॉर्म होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफॉर्मेंसी एंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। जो एफएलएन है ना, उसी से रिलेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफॉर्मेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी विकल्प ए सही होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया जा रहा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए, या 0 से 6 वर्ष। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये निपुण भारत मिशन चला है ये किस कक्षा के लिए है। तो ये कक्षा 3 के लिए है। यानी कक्षा 3 के अंत तक इसको आपको बुनियादी गणितीय संक्रियाएं और मतलब बच्चे को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो 3 साल का बच्चा किस उम्र का होगा? 9 वर्ष का, क्योंकि कक्षा 1 में 6 वर्ष के बाद जाते हैं। तो यानी 3 से 9 वर्ष, 6 से 14 वर्ष नहीं। कौन सा विकल्प होगा? 3 से 9 वर्ष के बच्चे को ये निपुण भारत नहीं, निपुण उसको बनाना है। निपुण भारत मिशन के लिए 3 से 9 वर्ष के अंतर्गत के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा, ठीक, व्यावसायिक शिक्षा और कोडिंग सिखाई जाएगी? 3 से, कक्षा 6 से, कक्षा 9 से, या कक्षा 11 से? तो देखिए ये जो एनईपी 2020 आई ना, इसमें साफ साफ वर्णन किया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन किस क्लास से? कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों, यानी कक्षा 5 जब पास कर लेगा बच्चा, कक्षा 6 में जाएगा, तब उसे व्यावसायिक शिक्षा और कोडिंग सिखाई जाएगी। इसे अनिवार्य हिस्सा भी बनाया गया है पाठ्यक्रम का, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। वो बोले था ना कि बैरियर्स डे चलेगा, तो वही बैरियर्स डे वाला कॉन्सेप्ट इसमें शामिल होगा, 10 दिन का होगा, ठीक है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। कक्षा 6 मतलब कक्षा 6 से उसे व्यावसायिक शिक्षा और कोडिंग सिखाई जाएगी। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि पीएम श्री स्कूल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल नए विद्यालय खोलना, देश के 14,500 से अधिक स्कूलों को आधुनिक और मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित करना, केवल माध्यमिक स्तर पर डिजिटल बोर्ड लगाना, या निजी विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो देखिए पीएम श्री नाम से एक स्कूल खोला जा रहा है, मॉडल स्कूल, ठीक। ये क्या है? आधुनिक मॉडल स्कूल खोला जा रहा है। तो इसको कितना खोला जाएगा? 14,500 यानी मौजूदा सरकारी स्कूलों को इसके तहत परिवर्तित किया जाएगा। कितने स्कूल उसमें इसके अंतर्गत खोले जाएंगे? 14,500, यानी देश के 14,500 से अधिक स्कूलों को आधुनिक और मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल योजना इसका नाम है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कब मतलब किस शिक्षा नीति में है ये? 2020 यानी एनईपी 2020 में ये। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि पीएम ई विद्या पहल के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को बढ़ाकर कितने चैनलों तक कर दिया गया है? पीएम ई विद्या पूछ रहा है ना, 12 टीवी चैनल है, 100 टीवी चैनल है,
या 200 टीवी चैनल है या 500 टीवी चैनल है। तो देखिए 200 टीवी चैनल है, कितना है 200 टीवी चैनलों को बढ़ाकर सम्मिलित किया गया है। यानी विकल्प आपका कौन सा से हो जाएगा सी। ये पीएम ई विद्या टीवी चैनलों तक इसको विस्तारित किया गया है। ठीक, जैसे इससे होगा क्या, जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां पर भी शिक्षा की अलग जगेगी। 7 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में लागू समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की अवधि क्या है। जो 2.0 लागू किया गया है ना, ये कब से कब तक है, तो ये 2026 तक था। 2021 से लेके यानी 21-22 वाले सत्र से लेके 2025-26 तक ये था। ठीक है, ऐसा ये SDG 4 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, सतत विकास लक्ष्य, उसके तहत निर्धारित किया गया था। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बी विकल्प, यानी 2021-22 से 2025-26 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। समग्र शिक्षा 2.0। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक विद्यालय हेतु कितनी ई सामग्री ऐप का प्रयोग प्रमुखता से किया जा रहा है। दीक्षा ऐप और रीड अलोंग ऐप, व्हाट्सएप और जूम ऐप, केवल टेलीग्राम या गूगल। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निपुण लक्ष्य अभी आपने देखा था ना, इसके में दीक्षा और रीड अलोंग है। कौन सा, दीक्षा ऐप और रीड अलोंग है। यानी विकल्प आपका कौन सा सही होगा ए विकल्प। ठीक, ये सब फैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको वैसे ही तैयार कर लेना है, इसमें कोई पेडागोजी नहीं है। फिर आपसे 9 नंबर कह रहा है कि एनईपी 2020 के तहत गठित बचपन की देखभाल, गठित बचपन की देखभाल और ECCAE की जिम्मेदारी किन मंत्रालयों के संयुक्त तत्वाधान में है। केवल शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या डी ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय और खेल मंत्रालय। तो देखिए ये जो ECCA के तहत ना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCA का मतलब क्या हुआ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये किसके तहत संचालित किया जाएगा, ये शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल से इसको संचालित किया जाएगा। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु संचालित ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है। केवल अध्यापकों के तबादले से है, परिषदीय विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण से है, या केवल ऑनलाइन परीक्षा कराने से है, या बच्चों को मुफ्त लैपटॉप वितरण से है। तो देखिए शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु जो ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया है ना, इसमें किया जा रहा है, इसमें विद्यालय के भवन हुए कब से चलाया, 2018 से। कब से, 2018 से। ठीक, इसमें 19 बुनियादी सुविधाएं शामिल की गई, जैसे पेयजल हुआ, शौचालय हुआ, बैठने की व्यवस्था हुआ, श्यामपट्ट हुआ, टाइलीकरण हुआ, बिजली हुआ, स्मार्ट क्लास ना, ये सब इसमें सम्मिलित है। टोटल 19 बिंदु सम्मिलित हैं, ये ध्यान रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने बिंदु इसमें ऑपरेशन कायाकल्प में सम्मिलित हैं। 19 बिंदु सम्मिलित है। कब चलाया गया, 2018 से चल रहा है। ठीक, बाउंड्री वाल हुई, ये सब इसमें सम्मिलित है। तो इसमें कौन सा विकल्प होगा बी विकल्प, यानी परिषदीय विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि निष्ठा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों एवं स्कूल प्रमुखों को एकीकृत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, केवल साक्षरता दर बढ़ाना, या मिड डे मील की निगरानी। तो निष्ठा का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। निष्ठा हुआ, ये दीक्षा हुआ, इस सबका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। परख हुआ। ठीक, तो निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, अभी आगे बताए थे आपको, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक अटेनमेंट। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। तो निष्ठा का उद्देश्य आपसे पूछा, तो निष्ठा का उद्देश्य क्या होगा कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों एवं स्कूल प्रमुखों का एकीकृत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण। यानी ये प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनकी क्षमता, जो शिक्षक है ना, उनकी क्षमता का प्रशिक्षण देता है। ठीक, विकल्प भी सही हो जाएगा। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार
त्रिभाषा सूत्र में किस बात पर सबसे अधिक बल दिया गया है? कक्षा 5 अथवा कक्षा 8 तक की शिक्षा मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा अनिवार्य होनी चाहिए, केवल संस्कृत भाषा में पढ़ाई हो, केवल हिंदी भाषा बाध्यकारी होनी चाहिए। तो देखिए त्रिभाषा सूत्र कहता है एक तो उसकी मातृभाषा होगी कंपलसरी है, एक इंग्लिश होगी और एक और कोई लैंग्वेज होगी। ठीक, तो ये क्या है, कक्षा 5 अथवा कक्षा 8 तक के में जो है ना शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि पीएम पोषण योजना किस पुरानी योजना का नया नाम है? सर्व शिक्षा अभियान का है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, या साक्षर भारत मिशन है, या मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील जिसको बोलते हैं। ठीक, मिड डे मील इसकी। तो देखिए पहले जो एमबीएम था ना इसी का नाम केंद्र सरकार ने बदल दिया। केंद्र सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया है पीएम पोषण योजना। क्या नाम कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका नाम कर दिया गया। मिड डे मील का नाम क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति कार्यक्रम इसका नाम कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो किस जगह पे हुआ? एमडीएम की जगह पे, मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना। तो कब किया गया? 2021 में। 2021 में इसका नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया। 14 नंबर आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कैसा होना चाहिए? केवल शिक्षकों द्वारा दिया गया अंकपत्र होना चाहिए, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, केवल सह पाठचर्या गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए, या केवल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दर्शाने वाला होना चाहिए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये हो रहा है कि उसके सर्वांगीण क्षेत्र का विकास होना चाहिए, यानी 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी सोचने समझने की क्षमता कैसा है, पढ़ने में कैसा है, सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर तब उसका ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया जाना चाहिए। ठीक, तो विकल्प कौन सा होगा? बी विकल्प, यानी 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड तैयार होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर आपसे कह रहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयुक्त समेकित शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? तो दिव्यांग बच्चों के लिए मतलब मेनली गोल क्या है उनका? पहले मतलब है उन्हें पृथक विशेष विद्यालयों में पढ़ाना, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में सभी आवश्यक सहायक सुविधाओं के साथ पढ़ाना, उन्हें केवल घर पर ही पढ़ाना, या केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। तो देखिए दिव्यांग बच्चों को यदि समावेशी कक्षा में सम्मिलित करना है तो समावेशी शिक्षा समेकित शिक्षा मतलब क्या हुआ भाई? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में सबका समावेशन होता है, तो यानी उन्हें सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में सभी आवश्यक सहायक सुविधाओं के साथ पढ़ाना। यानी जो सहायक सुविधा दिव्यांग बच्चे को चाहिए वो उसको उसी कक्षा में आप उपलब्ध कराएंगे और वही उसको शिक्षा देंगे। तो ये ध्यान रखिए। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि बाल बाटिका में प्रवेश हेतु बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो देखिए हमने बताया है आपको 5+3+3+4 वाला नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है। तो इसमें क्या है? आंगनबाड़ी यानी प्री प्राइमरी किया गया है। तो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा प्री प्राइमरी पढ़ता है। ठीक, तो कब से इसकी न्यूनतम आयु पूछेगी तो न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष। 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष का बच्चा प्री प्राइमरी में पढ़ेगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 वर्ष। और जब 6 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तब उसको कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित है? धारा 12 के तहत, धारा 21 के तहत, धारा 17 के तहत या धारा 28 के तहत? तो देखिए आरटीआई एक्ट जो 2009 है ना उसकी धारा 12(1) के सी के तहत मतलब सभी प्रकार के विद्यालय चाहे मान्यता प्राप्त हो चाहे गैर मान्यता प्राप्त हो, ठीक, इनमें 25% सीटें जो है वो कमजोर व दुर्लभ वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित की गई है। तो विकल्प आपका कौन सा होगा? ए विकल्प, यानी धारा 12(1). ठीक है, ध्यान रखेंगे।
18 नंबर आपसे कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा कक्षा में डिजिटल बोर्ड स्मार्ट क्लास का उपयोग शिक्षण के किस सिद्धांत को सबसे बेहतर तरीके से लागू करता है? मूर्त से अमूर्त को, मूर्त से अमूर्त की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर, या कठिन से सरल की ओर, या ज्ञात से ज्ञात की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है कि स्मार्ट क्लास की बात कर रहा है ना। देखो जब स्मार्ट क्लास पे वीडियो या 3D मॉडल दिखाएंगे तो छात्र में अमूर्त संप्रत्य विकसित होगा, होगा नहीं होगा? तो ये किसकी तरफ जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा, दिखा के कल्पना की तरफ ले जा रहे हैं, तो विकल्प बी सही होगा, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। 19 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा स्कूली शिक्षा NCF-SE 2023 यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 है, किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? इसके अध्यक्ष का नाम आपसे पूछ रहा है। प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, या डॉक्टर RS शर्मा। तो देखिए जो NEP 2020 है ना, इसमें इसी के तहत तो तैयार किया गया है ना, जो 2023 वाला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2023, तो ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के तहत अध्यक्षता में तैयार किया गया है। इसकी अध्यक्षता में के कस्तूरीरंगन, यानी विकल्प भी सही होगा। अच्छा ये जो प्रोफेसर यशपाल दिया है ना, इनकी अध्यक्षता में जो 2005 वाला NCF अभी तक हम लोग पढ़ते थे वो तैयार किया गया था, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और ये 2023 वाला के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में तैयार किया गया। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्तमान में अधिगम ह्रास को दूर करने के लिए स्कूल में कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? रेमेडियल टीचिंग या ब्रिज कोर्स जिसको बोलते हैं, केवल वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, खेल कूद प्रतियोगिता किया जा रहा है, या नए कमरे का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए अधिगम ह्रास को दूर करने के लिए, मतलब अधिगम के क्षेत्र में जो कमी रहेगी उसको दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग यानी ब्रिज कोर्स जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत की जा रही है। तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे कोरोना आया था ना, तो उसमें क्लासेस बंद हो गई थी, बच्चों का अवकाश था, तो उसमें बच्चों का ह्रास हुआ ना, तो बच्चे कहाँ पढ़ पाए जब स्कूल नहीं गए। तो उसी को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण जिसको बोलते हैं। रेमेडियल टीचिंग मतलब क्या हुआ? उपचारात्मक शिक्षण। इसी को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षा शुरू किया गया है, ग्रेड वाइज बांट के, ठीक, मतलब ग्रेड वाइज बांट के उनको विकसित किया जा रहा है, उनमें योग्यता। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा में STEM शिक्षा दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? मतलब STEM का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, सोशल, टीचिंग, एनवायरमेंट एंड म्यूजिक, स्टूडेंट टीचर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, या स्कूल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ STEM का कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक, यानी एकीकृत दृष्टिकोण जो छात्र को विज्ञान भी सिखाए, प्रौद्योगिकी भी सिखाए, इंजीनियरिंग भी सिखाए, गणित भी सिखाए, यानी इन विषयों को लेकर वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात कर रही है, इन समस्याओं को व्यवहारिक यानी वास्तविक रूप से सिखाने की बात की जा रही है STEM में। तो STEM का फॉर्म क्या हो जाएगा? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी विकल्प आपका ए सही होगा, तो ध्यान रखिए। बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में किस वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? केवल सामान्य वर्ग की बालिकाएं, ST, OBC, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL की बालिकाएं, केवल शहरी क्षेत्रों की बालिकाएं, या केवल उच्च आय वर्ग की बालिकाएं? तो इसमें देखिए, इसमें SC, ST, OBC और जो गरीबी रेखा यानी BPL श्रेणी के बच्चे हैं ना, उनको शामिल किया जाता है। अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे, कस्तूरबा में केवल लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के नहीं पढ़ते। ये एक आवासीय विद्यालय है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये कैसा विद्यालय है? आवासीय विद्यालय। अच्छा ये हर जिले में संचालित भी है, ठीक है, हर ब्लॉक पे संचालित है, हर ब्लॉक पे इसको संचालित किया गया है। RTI एक्ट 23 नंबर आपसे कह रहा है कि RTI एक्ट 2009 की किस धारा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न देना पूर्णतः प्रतिबंधित है? जो RTI एक्ट 2009 इसमें किस धारा में लिखा गया है कि आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते, यानी किसी तरह का उसका मानसिक शोषण, मतलब कोई भी शोषण आप उसका नहीं कर सकते। तो ये धारा 7 में है, 29 में है, 24 में है, या धारा 17 में? तो ये धारा 17 में है, यानी शारीरिक दंड की मनाही किसमें की गई है? धारा 17 में। तो ध्यान रखेंगे, ये गैर कानूनी है दंड देना। 24 नंबर अगला क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध ETB का क्या अर्थ है?
यानी जो ईटीबी है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग बोर्ड, इंजीनियर्ड टेक्स्ट बुक, एलिमेंट्री ट्रेनिंग ब्रांच या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बैंक। क्या होगा? लास्ट वाला क्या लिखा है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बैंक। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, बुक होगा ना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बुक। तो देखिए ईटीबी का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग बोर्ड। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, जिसका मतलब क्या हुआ? डिजिटल बोर्ड की बात की गई है। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग बोर्ड इसी को बोलेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, दीक्षा पोर्टल में ना ईटीबी मतलब डिजिटल बोर्ड, आप इसको ध्यान रखेंगे। लगभग आप देखेंगे कि हर प्राइमरी जूनियर में, परिषदीय विद्यालय में आपको अब डिजिटल बोर्ड देखने को मिल रहा है। तो ये इसी तहत किया गया है, दीक्षा पोर्टल के तहत इसको किया गया है लागू। 25 नंबर आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर अधिगम के लिए आकलन। इसमें ध्यान रखना, शब्दों का बड़ा हेर फेर इसमें होता है। अधिगम के लिए आकलन या अधिगम का आकलन, इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन का सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा, पोर्टफोलियो एवं सतत आकलन, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र या केवल गृह कार्य का निरीक्षण। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर अधिगम के लिए आकलन का मतलब पोर्टफोलियो एवं सतत आकलन। सतत मतलब निरंतर आकलन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निरंतर आकलन, यानी छात्र के कार्यों की प्रविष्टि जो प्रगति है ना, उसका एक नियमित क्रमबद्ध आकलन होना चाहिए। ठीक, और क्रमिक वृद्धि को उसके समझना चाहिए कि बच्चे में ये ग्रोथ अब हुई, ये ग्रोथ अब हुई। ठीक, तो ये क्या है? रचनात्मकता को बढ़ाता है। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो एवं सतत आकलन। ठीक, 26 नंबर आपसे कह रहा है कि एनईपी 2020 के तहत प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र की सिफारिश की गई है? केवल व्याख्यान आधारित, खिलौना आधारित और अनुभवजन्य, केवल पाठ्य पुस्तक रखने पर आधारित, केवल गृह कार्य आधारित। देखिए अनुभवजन्य आ गया ना, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल यही सही है भाई। अनुभवजन्य अगर आपको मिल रहा है विकल्प में तो उसमें कुछ सोचने नहीं, यही सही है। ठीक, तो विकल्प भी सही हो जाएगा, यानी खिलौना आधारित और अनुभवजन्य शिक्षा शास्त्र। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेईआर यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, ठीक, सकल नामांकन अनुपात को 100% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2030 तक इसको रखने की बात की गई। कब तक? 2030 तक। मतलब स्कूली शिक्षा में 100% बच्चों का नामांकन होगा, यानी शिक्षा से कोई वंचित नहीं होगा। ठीक, तो ये रखा तो गया था 2030 तक प्राइमरी में, और जूनियर में 2035 तक। तो दोनों ध्यान रखेंगे। यदि आपसे प्राइमरी वाला पूछे या कोई ना लिखेगा तब आप 2030 ही बताएंगे, यानी तब प्राइमरी की ही बात आपसे की जा रही है। ठीक, लेकिन अगर लिख दिया 6 से 8 तब आप 2035 ध्यान रखेंगे। 28 नंबर आपसे कह रहा कि वर्तमान में टीचर लर्निंग मटेरियल TLM के अंतर्गत नो कास्ट लो कास्ट सामग्री का क्या अर्थ है? बाजार से खरीदी गई महंगी प्लास्टिक की सामग्री, बिना किसी लागत या नगद खर्चे पर स्थानीय अपशिष्ट पर्यावरणीय वस्तुओं से बनाई गई शिक्षण सामग्री, या केवल डिजिटल प्रोजेक्टर, या केवल छापी हुई महंगी किताबें। तो देखिए नो कास्ट लो कास्ट मतलब या तो न लगे कास्ट या लो कास्ट लगे। तो ऐसी वस्तु इसको किसमें रखेंगे? हम जो अपने आसपास से इकट्ठा कर सके वही तो होगा। वर्तमान में टीचिंग लर्निंग मटेरियल में वही तो आएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प आपको लग रहा है? महंगी प्लास्टिक लो कास्ट है तो कहां से होगा? केवल डिजिटल प्रोजेक्टर, ये भी कास्टली है। छपी हुई महंगी किताबें, ये भी नहीं। देखिए बिना किसी लागत या नगद यानी कम खर्चे पर स्थानीय अपशिष्ट पर्यावरणीय वस्तुओं से बनाई गई शिक्षण सामग्री। तो विकल्प कौन सा सही होगा आपका? बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उनतीस नंबर आपसे कह रहा है कि निपुण भारत मिशन के तहत जारी विद्या प्रवेश मॉड्यूल की अवधि कितनी है? जो निपुण भारत मिशन के तहत विद्या प्रवेश है ना, इसकी 3 महीने यानी 12 सप्ताह, 6 महीने, 1 महीना या 1 वर्ष। देखिए ये 12 सप्ताह का क्या है? कितना है? 12 सप्ताह का एक कोर्स है। खेल आधारित स्कूल मॉड्यूल है, ये खेल आधारित मॉड्यूल है जो विद्या प्रवेश में जारी किया जाता है। निपुण भारत मिशन के तहत इसको शुरू किया गया।
ये बच्चों को क्या है ना, औपचारिक स्कूली वातावरण बताता है, यानी बच्चों को औपचारिक स्कूल वातावरण में ढालने में मदद करता है। तो इसकी अवधि कितनी है, 12 सप्ताह, इन 3 महीने 12 सप्ताह। ठीक, तो विकल्प ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की तरफ। 30 नंबर आपसे कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की बात कर रहा है। ठीक, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, का अध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय का प्रधानाध्यापक, विद्यालय में नामांकित बच्चे के अभिभावक या माता पिता, ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य, या एबीआरसी। तो देखिए आरटीआई एक्ट 2009 में ना 2009 की धारा 21 में ये बताया गया है कि प्रत्येक सरकारी स्कूलों में ये एसएमसी का गठन किया जाएगा। ठीक, अच्छा ये एसएमसी में ये भी ध्यान रखिए कि एसएमसी में 75% अभिभावक होने अनिवार्य है, 75% के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने चाहिए जिनको सबमिट किया जाए। ठीक, और अध्यक्ष जो है ना वो तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से किसी छात्रा का ही पिता होगा, तो ये ध्यान रखना, पिता हो या अभिभावक तो होगा ही, चाहे पिता हो या अभिभावक, तो विकल्प बी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी 30 क्वेश्चन थे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं, तो बाकी फिर मिला जाएगा कल नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें जिससे और लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। ठीक है।